नमस्कार, मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका नेता तथा हिन्दी भाषा अभियानी रमन पाण्डे। उहाँ 16 वर्षको उमेरदेखि हिन्दी मात्र बोल्ने, नेपाली नबोल्ने, 16 वर्षकै उमेरदेखि नेपाली नबोल्ने एउटा उहाँ आफ्नो कसम खाएर अहिलेसम्म नेपाली भाषा नबोल्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ आफूलाई। उहाँसँग खास गरी आज हामी लोकसभाभित्र जुन लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालमा जुन किसिमको विवादहरू देखिन्छ विवादका विषयमा कुरा गर्नेछौँ र त्यसपछि उहाँ हिन्दी मात्रै बोल्ने, नेपाली किन नबोल्ने, नेपालीप्रति उहाँको घृणा किन छ अथवा घृणा छ कि अथवा नबोल्ने किन प्रतिज्ञा गर्न पुग्नुभयो, यस विषयमा पनि उहाँसँग कुरा गर्नेछौँ। सर्वप्रथम उहाँले कार्यक्रममा स्वागत गरोस्। स्वागत छ कार्यक्रममा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राम शुक्ल मण्डल जी। जसरी कि अहिले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रीय कार्यालयमा तपाईँहरू धरना दिनुभयो, केन्द्रीय कार्यालय घेराउ गर्नुभयो भन्ने कुराहरू आएको छ। खास गरी आफ्नै पार्टीका विरुद्धमा किन आन्दोलनमा उत्रनु पर्यो तपाईँहरू? नहीं, देखिए, दरअसल हम लोग मधेश से आज काठमांडू आए। काठमांडू तो नेपाल है न अपने आप में। वो शुरू में भी लोग इसको नेपाल कहते थे, आज भी यह नेपाल ही है। दरअसल पूछिए तो बानासुरी धरती है। बाबा पशुपतिनाथ भी विराजते हैं, लेकिन है यह बेसिकली बानासुरी धरती। यहाँ आते ही कैसे हमारे लोगों का मन मस्तिष्क बदल जाता है, यहाँ का क्या राजनीतिक परंपरा है, हमको विगत 32 वर्षों में समझ नहीं आया। नेपाल सद्भावना पार्टी के संस्थापक छात्र नेता से लगातार सद्भावना पार्टी, संघीय सद्भावना पार्टी, राजपा, फिर यहाँ देखिए लोसपा नेपाल, यात्रा के क्रम में हमने पाया कि मधेश में बात कुछ और होती है और काठमांडू आते ही बात कुछ और हो जाता है। तो इस सत्ता भत्ता का खेल अपने आप में एक बड़ा विचित्र तरह का विडंबना है। इस बीच में हुआ क्या कि हम लोगों को इस ठंड के मौसम में हिमालय पर काठमांडू आने की ज़रूरत कोई ऐसे तो पड़ी नहीं। ऐसा ही कुछ अवसर हुआ कि हम लोगों को मजबूरन यहाँ आना पड़ा और सारे साथी, माने सैकड़ों साथी यहाँ आए हैं, चंदा उठा के बस भाड़ा करके यहाँ पे हम लोग गौशाला धर्मशाला में ठहरे हैं। और आज गए थे केंद्रीय कार्यालय में। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय महंत ठाकुर जी वहाँ नहीं थे। वहाँ सचिवालय से पता चली, हमारे सचिवालय में वहाँ के प्रदीप पाठक जी हमारे रहते हैं, मोहतरी के ही हैं। उन्होंने बताया जो अध्यक्ष जी भैरहवा के तरफ गए हुए हैं, तो हम लोगों ने औपचारिक सूचना दिया। फिर हमारे साथी उनसे रामजी राय हैं, वहाँ के जो हम लोगों के इस टीम में आए हैं, रामजी राय जी ने बात भी किया आदरणीय अध्यक्ष जी से। तो वे कहे कि भैरहवा एयरपोर्ट पर है। करीब 2 बजे का समय था, लगता है वो पहुंच भी गए होंगे 2:30 बजे या 3 बजे। कितने देर की फ़्लाइट होती है, ज़्यादा देर का तो होगा नहीं। लेकिन हम लोग वहाँ बैठे रहे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने साथियों से मिलने नहीं आए, शाम तक बैठे रहे। उम्मीद रखता हूँ कि कल आवें, चूँकि हमारे राष्ट्रीय गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, तो हमारी समस्या सुने, यह उम्मीद रखता हूँ। और आने का कारण आपने पूछा साहब, आने का कारण बड़ा स्पष्ट है। आने का कारण एक ही है कि लोकतंत्र वही है। हमने तो यही सीखा है मित्र, लोकतंत्र वही है जहाँ विचार विमर्श को असीमित स्थान प्राप्त हो। फिर मैं दोहराऊं, लोकतंत्र वही है जहाँ विचार विमर्श हेतु आपको असीमित स्थान दिया जाए। विचार विमर्श हुआ ही नहीं कुछ। पार्टी हमारी है लोकतांत्रिक पार्टी साहब, बिना विचार विमर्श का जिला अध्यक्ष से लेकर प्रदेश प्रमुख तक आप नियुक्त कर देते हैं। अन्य नेताओं से पूछता हूं, और भी तो वरिष्ठ नेता लोग हैं, उन लोगों से बात होती है तो पता चलता है कि कोई विचार विमर्श नहीं है। फिर तो हम लोग कहे कि भाई अब व्यक्ति व्यक्ति से पूछता चलूँ, इसका अर्थ है कि हमारा अपना केंद्रीय कार्यालय है भाई, हम केंद्रीय कार्यालय में जाके नेताओं से बात करें। हम लोग गंथन मंथन किए, केंद्रीय कार्यालय है तो कुछ कर गए। तो सवाल उठता है वह भी, कैसे लोगों को आप नियुक्त करते हैं? हम लोगों से राय होनी चाहिए। हमारे पास 31 सदस्यीय हमारी कार्यकारिणी समिति मौजूद है। हम लोगों ने कहा था कि एकल नेतृत्व से पार्टी चलनी चाहिए। बहु नेतृत्व में बहुत तरह की बात होती है, बाढ़ फाड़ हो जाती है, ठीक है।
हम लोग शुरू से कहते आए हैं कि आदरणीय महंत ठाकुर जी अपने आप में एक नेता नहीं है, वो संस्था है अपने आप में। लोकतंत्र के लिए उन्होंने असीमित योगदान दिया है, मधेशवाद के लिए उन्होंने असीमित योगदान दिया है। यद्यपि पुराने मधेशवादी राजेंद्र महतो और अनिल झा के होते हुए भी हम लोगों ने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में स्वीकार किया, परंतु जब निर्णय आती है तो एकल निर्णय होती है, सामूहिक नेतृत्व से नहीं होती है। सामूहिक निर्णय नहीं आता है, एकल नेतृत्व में सामूहिक निर्णय से विषय आना चाहिए था ना। आप जिसको प्रदेश प्रमुख नियुक्त करते हैं, 2 नंबर प्रदेश का, उन साहब की स्थिति यह है। हम तो सबसे सीनियर है ना साहब, 16 वर्ष की उम्र में छात्र नेता अनिल कुमार झा की उम्र, हमारे आदरणीय नेता अनिल कुमार झा जी की उम्र 19 वर्ष की थी और रमन पांडे 16 वर्ष का था। आदरणीय गजेंद्र बाबू के प्रशिक्षण में पले बढ़े हम। हमारे बाबा रामचंद्र मिश्र संस्थापक नेता, बाबा राम जन्म तिवारी, श्यामलाल मिश्रा, संत प्रसाद चौधरी, विश्वनाथ शाह, केदारनाथ पाठक लगायत के दर्जनों लोग, उन लोगों के साथ हम लोगों ने काम किया है। लोकतंत्र को नज़दीक से देखा, मधेशवाद को नज़दीक से देखा, जेल की यात्रा देखा, थाना पुलिस का देखा, घायल हुए एम्बुलेंस में लदाए, सारा अनुभव है। पार्टी को टूटते फूटते देखा। इस तरह से निर्णय नहीं होना चाहिए था। आप जिसको बनाते हैं प्रदेश प्रमुख, प्रदेश अध्यक्ष, अब जो हो विषय वही है। वे साहब हमने मीडिया में पढ़ा है, चाल चरित्र चेहरा का सबसे बड़ा स्थान होता है राजनीति में साहब। 27 फाइल हमने सुना है कि 27 फाइल भ्रष्टाचार की फाइल, जिसको क्या बोलते हैं, अख्तियार की जो कार्यालय है उसने कहा भ्रष्टाचार हुई है। तो हमारा कहना है कि हम उम्मीद करते हैं कि इनके द्वारा भ्रष्टाचार ना हुआ हो, क्योंकि हमारे कैडर हैं, हमारी लगानी है, उनके क्षेत्र के जनता की लगानी है। नेपाल सद्भावना पार्टी के ही प्रशिक्षण में पले बढ़े और बाद में उत्तम अलोपा में गए हैं। हम लोगों को गौरव है उन पे। लेकिन जब तक साहब आपको क्लीन चिट नहीं मिलता है, तो सामान्य परिभाषा है राजनीति की। आपने कल ही के दिन में देखा है ना, नेपाली कांग्रेस के महाधिवेशन में कि आंतरिक प्रतिस्पर्धा हारने के बाद भी एक मंत्री अपना राजीनामा दे देते हैं। एक संस्कार तो स्थापित होना चाहिए ना साहब राजनीति में, कि बिना संस्कार का राजनीति चले। तो जब तक आपको क्लीन चिट नहीं मिल जाता है अख्तियार से, तब तक आपको पद स्वीकार नहीं करना चाहिए, और पद प्रदान करने वालों को भी पद उन्हें प्रदान नहीं करना चाहिए। तो इन्हीं संबंधों में बात करने हेतु यावत पक्ष, बहुत जगह का जिला अध्यक्ष नियुक्त हुआ, तफसील का विषय सब, तो वहाँ के साथियों से कोई छलफल नहीं है। धौंसा का साथी, मोहतरी का साथी, बारा का साथी, परसा का साथी, 8 जिला जो विकृत मधेश है, हम इसको विकृत मधेश कहते हैं, क्योंकि हम लोग तो जीवन में हमारी स्कूलिंग रही 24 जिला का मधेश साहब, भीतरी मधेश सहित का मधेश। भीतरी मधेश माने उदयपुर सिंधुली सहित का हमारा मधेश है, और उसको आप ले आए 8 जिला पर। हम लोग जो है सो कि मजबूरन, कोई क्या करें, पार्टी टूटते गई, बनते गई, लेकिन हमारी स्कूलिंग तो 24 जिला की रही। तो उस विकृत 8 जिला के मधेश में, और वह भी बिना साथियों के परामर्श से, बिना जिला में राय परामर्श किए हुए आप नियुक्त कर देते हैं। भ्रष्टाचार का जिन पर भ्रष्टाचार का जिनके ऊपर आरोप लगा हो, उनको आप कर देते हैं। भनेपछि खास गरी प्रदेश नम्बर 2 को अध्यक्ष खास गरी जितेन सोलमाथि तपाईहरुको बढी गुनासो अथवा उहाँप्रति बढी असन्तुष्टि छ। देखिए, हम लोग सिस्टम स्थापनार्थ आए हैं। हमारी विषय सिस्टम का स्थापना है कि सिस्टम से पार्टी चले, विधान से पार्टी चले, पार्टी हमारी महाधिवेशन में जाए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से पार्टी चले, जहां विचार विमर्श की असीमित संभावनाएं हो, आपसी बातचीत हो। तो सिस्टम की स्थापना कैसे होगी, इस विषय पर बात करने हम लोग आज आए हैं। आज हमारी किसी बड़े नेता से भेंट नहीं हुआ है। खबर सभी नेताओं को हो चुकी है। आप लोग फोर्थ आई हैं। आप लोगों के माध्यम से बहुत सारे पत्रकार महोदय वहाँ आए थे, उन लोगों ने लाइव किया है। हम लोगों को बैठा देखा धूप में, उन लोगों ने हम लोगों को बैठे हुए देखे हैं। लाइव गया है। हम लोग कहे आए हैं, कारण पूछे, हम लोग कहें कि हम लोग अपने घर में, ये तो घर की हमारी विषय है ना, ये तो हमारा घर है ना लोकसभा पार्टी। तो घर के अपने अभिभावक से पूछने आए हैं कि आपने ऐसा किया क्यों, आपको क्या मजबूरी आ गई साहब, जो कार्य समिति की बैठक नहीं होती है, कार्यकारिणी की बैठक नहीं होती है, कैसे हो गया, या आपको कौन कौन सहमति दिए। जानकारी का अधिकार तो एक सिपाही को भी होता है ना। हम लोग एक सिपाही सही, 32 वर्ष में एक सिपाही सही हम लोग,
तो सिपाही को जरा जानकारी तो होना चाहिए कि हमारा कैंप कैसे चल रहा है, हमारे कमांडर क्या क्या कर रहे हैं। तो बस यह जानकारी लेने आए हैं। उम्मीद रखता हूँ कल तक जानकारी लेने आएंगे। नहीं आएंगे तो हम लोग तो आए ही हैं, मधेश से आए हैं इस काठमांडू में। देखें कब तक वो नहीं आते हैं, तब तक हम लोग वहाँ बैठेंगे, उनसे पूछेंगे, और संतुष्टि नहीं मिलेगी तो हमारी कार्रवाई फिर आगे बढ़ेगी। फिर हम लोग अपना योजना बनाएंगे। लोकतंत्र की स्थापना तो होगी। पार्टी का नाम लोकतांत्रिक हमारा लोकसपा लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल है, तो बिल्कुल लोकतांत्रिक पद्धति से हमारी पार्टी चलेगी। और इसी के स्थापनार्थ हम लोग साथियों के साथ, उसमें सारी महिलाएं हैं, हम लोग हैं, बहुत सारे पार्टी के जुझारू लोग जिनका योगदान डंटा प्रहरी दमन, बहुत सारा मधेशवाद हेतु मेहनत किए हुए लोग, जिनको बर्दाश्त नहीं हुआ इस तरह की विषय, जो किसी जातिवाद को नहीं मानते, जो किसी परिवारवाद को नहीं मानते, अवसरवाद को नहीं मानते, संप्रदायवाद को नहीं मानते, इस तरह के चरित्र के लोग, इस तरह के चाल चरित्र चेहरा वाले लोग उस टीम में आए हुए हैं, फेस वैल्यू वाले लोग उस टीम में आए हुए हैं। तो उन लोगों को जवाब तो चाहिए साहब। एक कमांडर भी सिपाही होते हैं और एक साधारण सिपाही भी सिपाही होता है। यद्यपि आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप हमारे वरिष्ठ नेता हैं, आप हमारे किसी केंद्रीय पदाधिकारी के पद पर होंगे, लेकिन एक अर्थों में कमांडर को भी सिपाही ही कहा जाता है। तो हम सभी माँ मधेश का सिपाही हैं। तो आपका सिपाही एक वरिष्ठ सिपाही से यह प्रश्न का हल जानने आया है। इतना ही विषय। भनेपछि खास गरी तपाईँहरूको असन्तुष्टि यति मात्रै हो कि जुन अब प्रदेशको अध्यक्ष र जिल्ला अध्यक्षहरू अथवा पर्यवेक्षकहरू जुन तोकिएको छ त्यो तपाईँहरूसँग छलफल नगरेर तोकिएको भन्ने गुनासो हो कि जुन व्यक्तिहरू तोकिएका छन् ती व्यक्तिहरूप्रति असन्तुष्टि छ, खास गरी क्याडर असंतुष्टि हो कि तपाईँहरू सोधिएन भन्ने तपाईँहरूको असंतुष्टि हो? हमारे जैसे लोगों को व्यक्ति के प्रति क्यों असंतुष्टि होगी साहब? सिस्टम के लिए आए हैं ना। व्यक्ति तो कोई होवे। जीवन में 32 वर्षों में रमन पांडे को याद नहीं होगा कि किसी से कोई पद प्रतिष्ठा का बात किया होगा हैं? तो सिस्टम से पार्टी हमारी कैसे चलेगी? हम मधेश में बड़ा पार्टी कैसे बनेंगे? हम पहाड़ में जनजातियों के बीच अपनी पार्टी को बड़ी पार्टी कैसे बना पाएंगे? मधेशियों के हेतु 50% के आरक्षण और पहाड़ी जनजातियों के हेतु 30% के आरक्षण व्यवस्था कैसे लागू करवा पाएंगे? तो यावत विषयों को तो तब पूरा किया जा सकता है साहब जब पार्टी सिस्टम में जाए और पार्टी महाधिवेशन में जाए और टीके प्रथा से टीका लगा के। ये तो अब आज के 21वीं सदी में ऐसा नहीं होता है। ये करना भी नहीं चाहिए ना। 21वीं सदी में यह ऐसा करना बिल्कुल गलत है और करने पर विरोध होना भी स्वाभाविक है, और इसका विरोध हो रहा है और आगे और प्रखर विरोध होगा। तपाईँहरूको पार्टीको विधानमा के छ? जसरी कि अहिले प्रदेश अध्यक्षहरू अथवा जिल्ला अध्यक्षहरू तोकिएको छ, पर्यवेक्षकहरू तोकिएको छ, विधान अनुसार तोकिएको छ, कतिपयको जुन भनाइहरू छ कि अध्यक्षको यो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ अथवा अध्यक्ष वरिष्ठ नेताहरू मिलेर यस्तो निर्णय गर्ने हो भनेर भनिएको छ। विधानमा पनि त्यही कुरा छ भनेर भनिएको छ। भनेपछि विधान विपरीत कसरी भयो त? विधान अभी ही बना है, सुना हूँ, लेकिन अभी प्रकाशित होकर हम लोगों के हाथ तक नहीं पहुँचा है। यहाँ बना होगा, प्रेस से आया होगा, लेकिन जिला में नहीं गया है। ठीक वैसे ही जैसे सदस्यता रसीद जिला में गया है और नेता के घर में अभी भी बांध के रखा हुआ है। अभी भी नेता लोगों के घर में बांध के रखा हुआ है। एक रोज़ हम जनकपुर पहुँचे तो आदरणीय वरिष्ठ नेता राजेंद्र महतो साहब के घर में गए तो कुछ हम रसीद देखे पार्टी की सदस्यता की, तो हम वहाँ से 2-4-5 ठो ले लिए, तो उससे कुछ काम चलाए। कोई कहीं से ले लिए, कुछ साथी हम ही से ले लिए, उससे काम चलाए। लेकिन अभी तक रसीद भी 3-4 महीना तो हो ही गया, 5-6 महीना ना पार्टी का। तो कहे ना कि सिस्टम में हमारी पार्टी जो नहीं जा रही है, इसी का फुल एंड फाइनल हम लोग करने आए। फुल एंड फाइनल कि सिस्टम में कैसे जाएगी पार्टी। अधिकार बनता है ना साहब। वृक्ष लगाया है ना हम लोगों ने। 32 वर्ष पहले संस्थापक हूँ ना मधेशवाद का। हॉट केक बनने के बाद लोगों का प्रवेश हुआ है इस मधेशवाद का मक्खन काटने के लिए, जिसकी कोई परिचय नहीं थी मधेशवाद हेतु, लेकिन हम लोगों ने इस वृक्ष को लगाया है। आपको मैंने पहले ही निवेदन किया कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत ठाकुर जी को हम लोग एक सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मानते हैं, अति सम्मानित व्यक्तित्व, अपने आप में एक संस्था मानता हूं, संस्था। लेकिन संस्था से उम्मीद भी वैसा ही रखता हूं कि विशुद्ध लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हमारी पार्टी की नेतृत्व करें। तो क्या मजबूरी आ गई
या उनको कोई चलाने नहीं दे रहा है पार्टी, तो हम लोग भी तो उनके सिपाही कैडर हैं। तो सारा विषय का जानकारी इस बार हम लोग चाहते हैं। अब तपाईँहरू जसरी काठमाडौँ आउनुभयो, अब तपाईँहरू यहाँबाट के लिएर फर्किने? जस्तो कि अब तो कल पता चलेगा ना। आज तो हम लोग वहाँ दिन भर बैठे रहे, कोई मिलने ही नहीं आए, कोई मिलने ही नहीं आए। आपका कैडर आपके जिला से आया है और कोई नेता मिलने नहीं आया। हमको व्यक्तिगत रूप से यह भी नहीं पता है कि कौन कौन जिला यहाँ पर हैं, कौन कौन नहीं है। तो कल देखता हूँ, कल पता चलेगी। कल फिर हम लोग भोजन भात करके, भोजन पत्तर करके गौशाला धर्मशाला से 10 बजे जाएंगे। सारा सैकड़ों साथी, कुछ काठमांडू के भी साथी जो यहाँ रहते हैं वो भी जुट जाते हैं, 200-300 साथी हो जाते हैं, सब वहाँ जाएंगे। अब कल देखता हूँ, कल भी हम लोग इसी तरह से नकारे जाते हैं कि अपनाए जाते हैं। अपना अपनों के द्वारा अपनाया जाता है कि अपना अपनों के द्वारा नकारा जाता है। आज तो नकारा ही गया मित्र, कल भी नकारा जाता हूँ कि कल भी अपनाया जाता हूँ। हमारी बात सुनी जाती है कि हमारी बात अनसुनी की जाती है, यह तो कल पता चलेगा तो बता पाऊँगा ना। हजुर, अब हामी अलिक फरक प्रश्नमा कुरा गरौँ। जसरी कि तपाईँको परिचयमा नै जुन तपाईँको पृष्ठभूमि भनेको थिएँ कि तपाईँ 16 वर्षको उमेरदेखि नै जसरी अब एकमात्र हिन्दी बोल्ने नेपालीलाई तपाईँ नबोल्ने एउटा जुन आफ्नो प्रतिज्ञा नै गर्नुभएको छ, खास गरी नेपाली भाषाप्रति तपाईँको त्यत्रो घृणा भनौँ अथवा त्यसप्रति को घृणा नै भनौँ, किन यस्तो घृणा छ तपाईँ नेपाली भाषाप्रति? इसी तरह के क्वेश्चन से सांप्रदायिक दंगा भड़कता है मित्र। घृणा काहे होगा, यह तो हमारा राष्ट्र का भाषा है। नेपाल हमारी राष्ट्र है, तो खस भाषा भी यहाँ की भाषा है, लेकिन वो नेपाली भाषा नहीं है मेरे शब्दों में, वह खस भाषा है, राष्ट्रीय भाषा तो हो। अब उसी पर मैं आऊँ, आपने पूछ दिया तो मैं उसको क्लियर कर दूँ ना। खस भाषा पहाड़ी बाहुन और पहाड़ी क्षेत्रीय का मातृभाषा है। पहाड़ में भी बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, जनजातियों के बीच राय, लिंबू, गुरुंग, तमांग, मगर, शेरपा, भोटे, नेवारी, बहुत सारी भाषाएं हैं। मधेश में भी आपको देखिए मैथिली, बजिका, मगही, भोजपुरी, अवधी, सतार, राजवंशी, उर्दू, मारवाड़ी भाषा, हिंदी भाषा तो है ही, हिंदी तो वहाँ भी दर्जनों भाषाएं बोली जाती है। लेकिन इतने भाषाओं के बीच से थारू भाषा मधेश में बोली जाती है। इतनी भाषाओं के बीच से एक भाषा खस भाषा को आप निकाल लेते हैं, एक को चुन लेते हैं। चूँकि हाली मोहाली उन लोगों का था, उसको कह देते हैं नेपाली भाषा। अरे नेपाली भाषा तो इस देश में 125-30 भाषा, सब नेपाली भाषा, सभी भाषा नेपाली भाषा। एगो खस भाषा कैसे नेपाली भाषा हो गया? त्रुटि यदि संविधान किया तो संविधान का बदलाव हुआ, 7-8 संविधान इस देश में फेल हो गया। अब हम काहे नहीं बोलते हैं पूछ दिए, इसका बहुत बड़ा कारण है। हम लोगों का स्कूलिंग था, हम लोगों का नेपाल सद्भावना पार्टी का जब स्थापना हुआ तो 5 मांग को लेकर पार्टी से भर के संघर्ष थी हमारी साहब। उसमें था नागरिकता समस्या का समाधान, मधेसियों के लिए 50%, पहाड़ी जनजातियों के लिए 30% की आरक्षण व्यवस्था, फेडरलिज्म की बात, संघीयता की बात, प्रदेश की बात था ना। और हिंदी को नेपाली के समकक्ष नेपाली ही कहा जाता था। खस भाषा है माने नेपाली भाषा, तथाकथित नेपाली भाषा, खस भाषा माने तथाकथित नेपाली भाषा। तो हिंदी भाषा को नेपाली भाषा के समकक्ष राष्ट्र भाषा की दर्जा, यानी कि सरकारी कामकाज का भाषा का दर्जा। हम लोगों का मानना क्या था? 32 वर्ष पहले 1946 में जब हमारी नेपाल सद्भावना परिषद से पार्टी बनता है, अंतिम संयोजक रामचंद्र मिश्र थे और पार्टी के पहला अध्यक्ष बने गजेंद्र नारायण सिंह। हमारे बाबा रामचंद्र मिश्र अंतिम संयोजक थे। हम तो उस परिवार के से संस्कार में पाए हुए मधेशवाद के अलावा जीवन में दूसरा स्वाद ही नहीं जाना साहब। तो हिंदी भाषा को ही अपना के हम मधेश को जोड़ सकते थे। अभी आप देख रहे होंगे विकृत प्रदेश जो है प्रदेश नंबर 2, तो कोई मैथिली के लिए हल्ला, कोई बजिकार के लिए हल्ला, कोई तिरहुतिया भाषा के लिए हल्ला, कोई मगधी भाषा के लिए हल्ला, कोई भोजपुरी भाषा के लिए हल्ला। इसी समस्या को हम लोग 32 वर्ष पहले जानते थे मित्र। तो हम लोगों ने कहा था कि सारा मधेश को जोड़ने का भाषा तो चाहिए, जैसे खस भाषा सारा पहाड़ को जोड़े हुए है। एक भाषा एक सूत्र में, एक माला में, एक धागे से सारे भाषाओं को पहाड़ में जोड़े हुए हैं। तो एक धागा तो हमारे पास चाहिए। तो वह धागा क्या होगा? तो वह धागा हमारी हिंदी है। हिंदी वह भाषा है साहब जो मधेश को जोड़ती है, मधेश पहाड़ को जोड़ती है और भारत नेपाल को जोड़ती है। भारत और नेपाल के बीच जो रोटी बेटी और रोजगार का संबंध है, वह संबंध भी यदि किसी भाषा के कारण संभव हो पा रहा है तो हिंदी भाषा है। तो हमारी मांग थी। तो 46 में हमारी नेपाल सद्भावना बनी और 47 साल अगहन 8 गते को टूरी खेल में पहला आम सभा होता है। 47 साल अगहन 8 गते को टूरी खेल में बहुत कम नेता थे उस वक्त में, बहुत कम नेता थे। रामचंद्र बाबू थे, गजेंद्र बाबू राष्ट्रीय अध्यक्ष थे,
बस मैं इसको कह दूं, राजेंद्र महतो थे, राजेंद्र महतो जी आदरणीय नेताजी हमारे थे, जो अभी राजेंद्र महतो जी साथ मिलते ही रहते हैं, हृदय त्रिपाठी जी से। हमारे विद्यार्थी के नेता अनिल झा और उनका मित्र रमन पांडे, दो वो विद्यार्थी नेता था, दो ही विद्यार्थी नेता था, तीसरा कोई अता पता नहीं। फिर हम लोग बढ़ाए, उसको बढ़ाए, उसके अलावा उनको भी जिम्मेवारी मिली, हमको भी जिम्मेवारी मिला। दुइये ठो आदमी केंद्र में शुरुआत की हुई नेपाल विद्यार्थी मंच का 32 वर्ष पहले 1947 में, 16 वर्ष की आयु हमारी थी। यहाँ आम सभा हुआ, इसको पहाड़ी गुंडा सब घेर लिया, कुंडले मुंडे उस वक्त पंख बोलते थे। और हम मैट्रिक पास करके पिपरा के हाई स्कूल से, रामदयान अयोध्या में वो हाई स्कूल से सीधा 5 बरस का लॉ का कैंपस होता, लॉ करने आए थे काठमांडू, नेपाल लॉ कैंपस, भिरकुटी मंडप काठमांडू में, एग्जीबिशन रोड प्रदर्शनी मार्ग में। उस आम सभा में थे हम, सद्भावना पार्टी से जुड़े हुए थे, हमारा बैकग्राउंड सद्भावना का था। गजेंद्र बाबू हमारे बाबा रामचंद्र मिश्र के यहाँ बराबर जाते थे, हम लोग 12-13 वर्ष की आयु से उनको पानी पिलाते थे, खाना खिलाते थे घर में। यहाँ आए हम लोग, वहाँ पर मंच पर थे, वो कुंडले मुंडले घेर लिया, गाली, क्या क्या गाली दिया, उस असंसदीय शब्द का यहाँ आदरणीय मीडिया के सामने प्रयोग न करें। धोती, इंडियन, फलना चिन्ना, हिंदी बोलेगा, बिहार बनाएगा, भारत बनाएगा, फलना बनाएगा, घेर लिया, लाट बूट जुट्टा से हम लोगों को पीटा, हमारे नेताओं को पीटा। और इस रमन पांडे के माथे में 6 टाँका पड़ता है, वीर हॉस्पिटल में भरना हुए। और उसी दिन हमने कसम खा लिया, चूंकि पार्टी के भी मांग में था कि हिंदी को नेपाली के समकक्ष मान्यता, तो हम कह दिए तब तक मैं यह खस भाषा नहीं बोलूँगा जब तक इस देश में हिंदी भाषा को नेपाली भाषा के समकक्ष राष्ट्रभाषा का दर्जा, सरकारी कामकाज का भाषा नहीं मिल जाएगा। लॉ किया, मोहतरी बार एसोसिएशन का मेंबर भी हूँ, लेकिन आज तक प्रैक्टिस नहीं किया, अपने जीवन को बलिदान, अपने जीवन को उसके प्रति समर्पित किया। और आज तक 32 वर्षों से मैं नेपाली नहीं बोला हूँ, और मरते दम तक तब तक नहीं बोलूँगा जब तक हिंदी को नेपाली के समकक्ष मान्यता नहीं मिल जाए। तो यही कारण है, जब तुम नफरत करोगे तो तुम्हारे नफरत से तुम जबरदस्ती बोलवाओगे हमसे, कोई हमसे जबरदस्ती बोलवाएगा? हर बार टोपी पहनवा के जैसे कहता था नागरिकता खिंचाओ, लोकतंत्र में नहीं चलेगा। तो उस लोकतंत्र को, गैर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को तब भी नहीं माने, और गैर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आज भी नहीं मान रहे हैं, इसलिए काठमांडू आए हैं। तो हमारा यह कहना है कि जहाँ जहाँ त्रुटि है उसका समाधान होना चाहिए, और मधेश और पहाड़ मिल के नेपाल को बनाना चाहिए। तर जसरी कि नेपाली अहिले राष्ट्रिय भाषा हो हाम्रो, खस भाषा राष्ट्रीय भाषा है। आप कहाँ फंस गए हैं? खस भाषा नेपाली भाषा, नेपाल में 130 भाषा है। नेपाली भाषा, नेपाली भाषा, नेपाली भाषा, बाकी भाषा क्या? बंगाली भाषा। खस भाषा नेपाली भाषा है, जो निहायत यहाँ का बाहुन क्षेत्री का मातृभाषा है। तो बाहुन क्षेत्री का मातृभाषा क्यों ला दी गई है पूरे नेपाल पर साहब? खस भाषा। बाकी हमारी हिंदी भी है, मैथिली भी है, भोजपुरी, अवधी, सब राय, लिंबू, गुरुंग, नेवारी, सब नेपाली भाषा। तो ये वो खास भाषा को बना दिया आप नेपाली भाषा। तो हम लोग इस चीज़ को इतना आसानी से मानने वाले नहीं हैं। जीवन भर संघर्ष किया है, संघर्ष से डरने वाले नहीं हैं। जब इस देश में बड़ी बड़ी तानाशाही शक्ति नहीं टिकी, बड़ी तानाशाही नहीं टिकी, तो सिंह दरबार की नस्लीयता कितने दिनों तक टिकेगी? राजतंत्र नहीं टिका, क्या क्या नहीं टिका। तो इस तरह से नहीं होगा क्या? एक भाषा को बढ़ावा दीजिएगा, एक भेष को बढ़ावा दीजिएगा, एक कानून को बढ़ावा दीजिएगा। अभी देखिए नागरिकता 3 तरह का, 4 तरह का, दुनिया में इतना कहीं जाल झेल हुआ है। जाल झेल करके, खंडित करके राष्ट्रीयता तो यहाँ पौने नहीं दिया जाता। हमको लगता है कि दुनिया में ही वो ऐसा देश होगा जो प्रयोग भूमि है, प्रयोग भूमि, जहाँ किसी में राष्ट्रीयता का डेवलपमेंट होने ही नहीं देता है यहाँ का शासक सब। और जो हमारे नेता काठमांडू आते हैं उसमें से कुछ ठीक होंगे, अधिक बेठीके हो जाते हैं। क्योंकि हम पहले ही निवेदन किए हैं कि यहाँ पर ऊर्जा है बानासुरी, तो बानासुरी ऊर्जा में पहले ही इसलिए हम काठमांडू कम आते हैं। बड़ा आनंद से भोरे सुबह गए हैं, पशुपतिनाथ दर्शन किए हैं, टीका लगवाए हैं, सब कहा आइए भाई साहब भारत कहाँ से आए हैं, टीका लगाए, फलना। हम हिंदी छोड़ के दूसरा बोल, हम भी आनंद लेते हैं कि अरे भारत से तो हमारा राजो आया है, जो पूर्व राजा है, भारत से तो हमारा पूर्वज राष्ट्र भारत है। तो तुम हमको कहते हो भारत, तो हमको कोई भारतीय कथा तब आनंद आता है, भारतीय कहा तो हमको पीटा था। तो हम अपना पूर्वज राष्ट्र मानते हैं। यहाँ का लोग कहता है मित्र राष्ट्र भारत, और रमन पांडे कहता है पूर्वज राष्ट्र भारत। तो कहने में हमको हिचकिचाहट नहीं है, हम बेईमान नहीं है। हमारा पूर्वज राष्ट्र भारत है, हमारा मित्र राष्ट्र नहीं है, वो हमारा पूर्वज राष्ट्र, हमारा रिश्तेदार राष्ट्र है। तो भाषा नहीं मानोगे, भेष नहीं मानोगे, नेपाली भाषा को, खस भाषा जिसको कहते हैं, उसको भारत के 8वीं अनुसूची में राष्ट्रभाषा बना दिया गया साहब। और हिंदी को अभी तक वैसे ही छोड़े हुए। ये कौन जनगणना मतगणना, अभी जनगणना हुआ है, उसमें किसी से पूछा भी नहीं है। अभी हम बहुत आवाज़ उठाए हैं, आप देखे होंगे यूट्यूब, मेरा मीडिया में दर्जनों इंटरव्यू आया है, और किसी से बिना पूछे हुए गणक अपना टिक लगा दिया है। वो सब मिथ्यांक है, सारा मिथ्यांक है। वो सब योजना करोड़ों अरबों रुपया सरकार का बर्बाद, उसको भी ऑनलाइन करना चाहिए। तपाईँलाई
जसरी कि तपाईँले अब भारतीय भन्दा तपाईँलाई खुसी लाग्छ, बिल्कुल पूर्व नेपाली भन्दा कस्तो हो? तपाईँले आफूले नेपाली भन्न रुचाउनुहुन्छ कि रुचाउनुहुन्न? बिल्कुल बिल्कुल नेपाली नागरिक हूँ, लेकिन भारतीय वंश का नेपाली नागरिक हूँ। नेपाली तो नेपाली हूँ, जिस राष्ट्र में रहूंगा वो राष्ट्र मेरा नहीं होगा। इस राष्ट्र से बहुत प्रेम करता हूँ, मधेसी नेपाली हूँ, लेकिन भारतीय वंश का मधेसी नेपाली हूँ, ऐसे समझना होगा। हस् त, हाम्रो कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। आपने मुझे बुलाया, आपने चंद शब्द कहने का अवसर दिया, इसके लिए मैं मधेश वाणी परिवार के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका नेता तथा हिन्दी भाषा अभियानी रमन पाण्डे।